तो क्लास 9 का 2026 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसमें एमसीक्यू का बोर्ड एग्ज़ाम होता है। हम लोग उसी एमसीक्यू को, जो कि 40 एमसीक्यू है, हम उनको एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे। साइंस किताब का है कि चाल समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल मात्रक में निरूपित किया जाता है। तो नीचे मात्रक में होता है हमारा मीटर। यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियां कैसी होती है? तो अनुक्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, लेकिन अनुक्रमानुपाती में क्या होता है, दोनों एक साथ साथ बढ़ रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, यानी कि गलत है। तो हम लोग जो पढ़े हैं उसमें गति के मेनली 3 सूत्र हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें गलत कौन वाला है। तो पहला जो हमारा v बराबर u प्लस ए टी, भी यानी कि अंतिम वेग, u मतलब प्रारंभिक वेग, a मतलब त्वरण और t मतलब समय, तो ये तो सही है। फिर s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s मतलब कि डिस्प्लेसमेंट, और बाकी सबको मैंने इसमें बता दिया, तो ये भी सही है। और भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये भी सही है। यानी हमारा गलत यही है, जब तीनों सही है तो यही ना गलत होगा। और यहाँ भी देख लेते हैं हम लोग, तो यहाँ तो गलत है, ये ऐसा नहीं होता है, तो हमारा यही गलत है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 4 में जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम अवस्था की अवस्था बना रहना चाहता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। क्वेश्चन जो पूछा गया है इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने गति की अवस्था में बना रहना चाहता है, वह कौन सा गुण के कारण ऐसा होता है? तो जड़त्व के कारण, जो कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी है, गति का पहला नियम। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 2 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? हम लोग जानते हैं कि फोर्स F बराबर क्या होता है, ma, मास इंटू एक्सलरेशन, यानी कि फोर्स बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। तो हमारा द्रव्यमान कितना दिया है, 2 केजी, 2 गुना, और ये एक्सेलरेशन त्वरण क्या है, 5, तो 5, तो 5 दूनी 10, कितना हुआ 10 न्यूटन आंसर आया है। तो दूसरा में 10 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में कि गुरुत्वीय त्वरण का मान, तो इसका उत्तर होगा कि पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है कि वह कौन सा, जैसे कि रहता है ना नॉर्थ पोल और साउथ पोल भूमध्य रेखा पर, तो कहाँ पर इसका त्वरण ज़्यादा होगा ये डिपेंड करता है। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह के भार का कितना गुना हो जाता है? तो 1/6, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एक वीडियो में। पटना के गोल घर पर बैठे लड़के के पास है, तो क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं ऊर्जा, ऊर्जा यानी कि एनर्जी, ई से लिखा जाता है इसको, और कार्य को डब्लू से। दोनों का मात्रक जूल होता है, ऐसा ही मात्रक। तरंगें किसी स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थानांतरण करती है। x क्या है? तो किसका स्थानांतरण करती? तो ऊर्जा का। अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच समय का अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए? तो 1/15 सेकेंड। हमारा 1/15 सेकेंड क्या है? जैसे कि हम लोग कहीं जंगल में जाते हैं तो सामने यदि कोई पहाड़ रहता है तो हम लोग बोलते हैं तो उसका आवाज़ गूंजता है ना, तो उसी को गूंजे हुए आवाज़ को हमको स्पष्ट यदि सुनना है तो सुनने के लिए मिनिमम कितना टाइम लगना चाहिए? 1/15 सेकेंड, 1/15 सेकेंड का गैप होना चाहिए, तब हम उस परावर्तित ध्वनि को सुन पाएंगे, अन्यथा हम लोग नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लग रहा है, बल की दिशा में वस्तु 8 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य होगा। तो बल की दिशा में है, यानी कि जिधर बल लग रहा है उसी की ओर वो गति कर रहा है, तो हमें कार्य निकालना है। कार्य को हम लोग W से लिखते हैं वर्क, तो वर्क बराबर क्या होता है, Fs, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा बल कितना दिया गया है, बल यानी 7, और विस्थापन, वस्तु विस्थापित हुआ 8, तो 7 8 56, 56 क्या है, जूल, 56 जूल आंसर होगा। तो 4 का 56 जूल, यही हमारा आंसर है। अब है फिर 1 kWh में कितने जूल होते हैं, या फिर यहाँ पे kWh लिखा है ना, यहाँ पे कभी क्या करता है एग्जाम में 1 यूनिट कर देगा, 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं, यूनिट और kWh यानी किलोवाट घंटा, और यूनिट
एक ही चीज होता है। तो इसका आंसर होगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? तो 20 हर्ट्ज से जो कम रहेगा उसको क्या कहते हैं? अवश्रव्य ध्वनि, जिसे हम लोग नहीं सुन सकते, मनुष्य नहीं सुन सकता है। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की ध्वनि उसको बोलते हैं पराश्रव्य ध्वनि, उसको भी हम लोग नहीं सुन सकते। और एक होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच का जो आया वो, तो उसको कौन सुनते हैं? वही है श्रव्य ध्वनि, वह मनुष्य वही ध्वनि को सुन सकता है। निम्नांकित में द्रव में कौन अनिश्चित है? तो आकार। द्रव को मतलब कि जैसे कि पानी ही हमारे पास है तो हम उसको गिलास में भरते तो उसका अलग आकार हो जाता है, हम उसको थाली में यदि निकाल देंगे तो फिर वह अलग आकार का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वाष्पन की प्रक्रिया में उत्पन्न होती है तो ठंडक। गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में है कि निम्नांकित में कौन कोलाइड है? तो कोलाइड जो हम लोग विलियन चैप्टर में पढ़े हैं ना, विलियन, कोलाइड विलियन, तो कोलाइड विलियन जैसे उसमें दूध है ये सब आता है, तो यहाँ पे ऑप्शन वो तो नहीं है, तो इसमें है गोंद, गोंद हो जाएगा इसका। ठीक है, पीतल ये सब नहीं होगा, ये तो मिश्र धातु ये सब है। चीनी की शरबत ये सब विलियन में आता है। धुआं है ये आता है हमारा टिंडल इफेक्ट जो है ना, टिंडल प्रभाव, उसमें आ जाएगा धुआं, तो हमारा कोलाइड है। कोलाइड क्या है? गोंद। निम्नांकित में कौन आयन है? आयन कहने का मतलब ये वाला कि PO4 और -3, जैसे कि ये क्या है? ये है ऋणायन। यदि यहाँ पे पूछा जाएगा कि ये ऋणायन कौन है तो ये इसमें ऋणायन ये है। ठीक, यहाँ तो एक ही है, ये सब तो सारा आपको बना हुआ है, यौगिक है, तो ये हमारा ऋणायन है। आयन पूछा तो आयन यही है। ठीक है, और देखो यहाँ पे ऋणायन क्यों है? क्योंकि -3 है ना, जैसे रहता है Na+, तो उसको बोलते हैं धनायन बोला जाता है। तो ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में कौन है? सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु संख्या? तो 8 होता है। तो हम लोग जो बोर-बरी स्कीम होता है उसमें हम लोग जो सेट करते हैं ना इलेक्ट्रॉन को, तो बोर्स मॉडल था, BO बोर्स मॉडल। बोर्स का जो मॉडल था उसमें क्या होता है कि पहले इसमें रहेगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा पहली कक्षा, फिर ये दूसरे कक्षा में क्या होगा 8 गो रहेगा, 8 गो रहेगा, फिर उसके बाद फिर ऐसे 18 गो रहता है, ऐसे मतलब बढ़ता जाता है। ठीक है, SPDF के तरीके से उधर फिर सेट होता है। तो हमारा इसमें जो है ऑक्सीजन का पूछा है तो पहली कक्षा में तो 2 ही जाएगा, उसके ज़्यादा नहीं हो सकता, तो उसके बाद क्या होगा फिर 6, तभी ना 8 यही हो गया, तो लास्ट में कितना जाएगा 6। C612 के लिए कार्बन की द्रव्यमान संख्या है तो क्या है? द्रव्यमान संख्या 12 है। अच्छा, इसमें मैं बता देता हूँ, जैसे कि C है और नीचे लिखा गया है 6 और ऊपर लिखा गया है 12, तो नीचे 6 किसको डिनोट करता है? तो नीचे 6 लिखा है यानी ये परमाणु संख्या है, इतना इसका प्रोटॉन का संख्या है 6। ठीक है, परमाणु संख्या और प्रोटॉनिक ही है, और इसमें जो ऊपर में लिखा गया यही आपका द्रव्यमान संख्या है जो कि 12 लिखा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो क्या होती है? तो 2n² के रूप में होता है। यही सब हमारा बोर्स मॉडल में ये सब दिया गया है फॉर्मूला। और n क्या दर्शाता है? कक्षा को। तो जैसे कि 2n² है ना, 2n², तो n का वैल्यू 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, फिर 1 का स्क्वायर 2 रखे तो 2 दूना 4, दूनी 8, यानी 8 आ जाएगा। फिर तो देखो 2 8, फिर यहाँ पे 3 रखेगा तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो भी मैं बोल रहा था ना कि 2 8 18 इसी तरह बढ़ते जाता है। इसमें बोर्स मॉडल का जो एक फिर इसमें बनेगा, ठीक है, फिर और बनेगा, ऐसे बनते जाता है, तो यहीं से वो चीज़ बनता है, यही फॉर्मूला से। तो अगला क्वेश्चन है कि Na1123 की द्रव्यमान संख्या क्या है? तो इसका ऊपर में द्रव्यमान संख्या होता है तो 23 इसमें दिया गया है। कहीं नहीं भी देगा तो आपको याद कर लेना है, कम से कम 20-30 गो आप याद कर लीजिएगा ना, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऐसे करके सबका याद कर लीजिएगा। ठीक है, कम से कम 20-30 गो, इसी से अंदर ही क्वेश्चन रहेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। 24 में क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है कि Na+ यानी कि सोडियम का जो धनायन दिया गया है Na+ में संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या है? तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? कि जैसे कि अभी मैं बोल रहा था ना कि एक ऐसे बना, पहला कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन है, फिर दूसरा कक्षा में, फिर तीसरी कक्षा में, तो इसमें सोडियम का जो है सबसे लास्ट कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन का देन लेन होता है ना, लेन देन होता है, उसी को कहते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन।
तो सोडियम का यहाँ पे 1 होता है, 11 है ना इसका परमाणु संख्या, तो 2 और 8 हो गया, 10 हो गया, फिर एक ही ना बचा तो Na+ हो गया उसका, वो एक उसको दे देगा किसी को जिसके साथ यौगिक बनाएगा, ठीक है, यौगिक बनाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 25 नंबर में कि 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान होगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि 1 मोल ऑक्सीजन जो होता है उसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाता है, तो होता है 16। तो 0.2 मोल है तो उसको सिंपली गुना कर देना है, तो 16 गुना 0.2 तो कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 16 दूना 32, 3.2 इतना ग्राम। तो ये हमारा आंसर है दूसरा में। पौधे की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती जाती है, तो शीर्षस्थ विभज्योतक द्वारा। ये हमारा जो पौधा का सबसे आगे का जो भाग होता है ना, जो कि हमेशा बढ़ते जाता है, वहीं पे होता है शीर्षस्थ विभज्योतक। ये हमारे शरीर की गति को कौन नियंत्रित करता है, तो रेखित मांसपेशी जो होती है वही हमारे शरीर की गति को नियंत्रित करती है। पक्षियों और मेंढकों के रक्त की प्रकृति होती है असमान। तो पिछली वीडियोस में भी मैंने बताया है कि पक्षियों का जो रक्त होता है वो क्या होता है, उष्ण रक्त होता है, यानी कि गर्म खून वाला प्राणी होता है पक्षी। और मेढक जो है ये होता है ठंडे रक्त का प्राणी होता है। मशरूम क्या है, एक प्रकार का कवक है, मशरूम एक प्रकार का कवक है। किसने सर्वप्रथम द्विनाम पद्धति को प्रस्तावित किया, यानी कि लाया, तो द्विनाम पद्धति किसने लाया है सबसे पहले, तो लिनियस। मेढक किस समूह से संबंधित है, तो मेढक किससे संबंधित है, एम्फीबिया। एम्फीबिया उसको बोलते हैं जो जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है। तो मेढक तो हम लोग देखते हैं कि जमीन पे भी आ जाता है और पानी में भी रहता है, ठीक है। एड्स का कारक है तो HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, और एड्स का होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। पौधे जिन पदार्थों का संश्लेषण करते हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, जैव रसायन। किस गैस के प्रभाव से ताजमहल को खतरा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, जिसे क्या बोला जाता है कि लाल संगमरमर का कैंसर भी बोला जाता है। पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से कौन सी बीमारी होने की संभावना होती है, तो त्वचा का कैंसर होने का संभावना होता है। ओजोन परत को जो क्षय हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, उसका विनाश किसके कारण हो रहा है, तो ये हो रहा है रेफ्रिजरेटरों में जो उपस्थित होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके कारण हो रहा है। ये भी सवाल पूछा जाता है कई बार। लाल सिंधी नाम है तो ये क्या है, गाय की प्रजाति का, उसको लाल सिंधी कहते हैं। फसल प्रजातियों के सुधार के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो पादप प्रजनन। जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के ऊतक हैं, तो यह है संवहन ऊतक। जाइलम जल का संवहन करता है, यानी एक स्थान से दूसरे जगह, जैसे कि जड़ से लेके वो पत्तों तक पूरे पौधे में फैलाता है। और फ्लोएम भोजन का, जब पत्तों पर भोजन बनता है क्लोरोफिल के द्वारा, क्लोरोप्लास्ट जो कि उपस्थित होता है पत्तों में, तो उसका उपयोग करके भोजन पूरे पौधे में फैलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है 40, उसमें दिया गया है कि एक तीव्र रोग है, तो तीव्र रोग क्या है, मलेरिया, ठीक है। तो आशा करते हैं सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपको ये याद कर लेना है 2026 में जो आपका एग्जाम होने वाला है ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसमें इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपका मिल जाएगा और इसके रिलेटेड भी आएगा यदि नहीं भी मिलेगा तो, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा।